हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। वो क्लास किनके लिए है? जो 12th के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो आज मैं लेके आया हूं यूनिट 5। अभी तक हमने यूनिट 4 कर लिया है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन चल रहा था। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? तो पशुओं की जांच या एनिमल चेकअप रहने वाला है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, देखते हैं आगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? पशुओं की जांच। ठीक है, तो बात करते हैं पशुओं की जांच के बारे में। ठीक, स्टार्ट करें। ठीक है, दबाओ, लाइक को दबाओ और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को देखते हैं। देखो यहां किस तरह क्वेश्चन बनता है कि पशुओं की जांच करने की विधियों के बारे में लिखिए, या पशुओं की जांच करने की कौन कौन सी विधियां होती है। यहां किस तरह क्वेश्चन बन सकता है? देखो कि पशुओं की जांच करने की विधियों के बारे में लिखिए, या पशुओं के जांच करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं उनको लिखिए। तो पशुओं की जांच करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? पहला है हमारा वंशावली। पहला हमारा क्या है? वंशावली। वंशावली या वंशावली चयन भी बोल सकते हैं। पशुओं की जांच या पशुओं का चयन। ठीक है, तो पहला क्या है? पशुओं की जांच करने की कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है हमारा कौन सा? वंशावली। सेकंड क्या है? दूसरा क्या है? समूह वरण। दूसरा क्या है? समूह वरण। अगला क्या है? संतति परीक्षण। क्या? अगला क्या है? संतति परीक्षण। अगला क्या है? प्रदर्शन स्थलीकरण। अगला क्या है? प्रदर्शन स्थलीकरण। अगला क्या है? गुणांकन विधि। क्या है? गुणांकन विधि। ठीक है, तो पशुओं के जांच करने की 5 विधियां होती हैं। ठीक है, या 5 विधियां हैं। पशुओं की जांच करने या चयन करने की कितनी विधियां होती हैं? 5 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला है वंशावली, दूसरा है समूह वर्णन, तीसरा है प्रदर्शन स्थली, तीसरा है संतति परीक्षण, चौथा है प्रदर्शन स्थली और पांचवा क्या है? स्कोर कार्ड, जिसे गुणांकन विधि कहते हैं। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या पेपर में एग्जाम में आता है कि पशुओं की जांच करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो बस इनको भर लिख दोगे तो आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन सी होती हैं? पहला हमारा क्या है? वंशावली चयन या वंशावली। दूसरा क्या है? समूह वरण है। तीसरा क्या है? संतति परीक्षण है। चौथा क्या है? प्रदर्शन स्त्रीकरण है। और पांचवा क्या है? गुणांकन विधि है। बात करें आगे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चंस बनता है यहां से देखो। दुधारू गाय या भैंस के लक्षणों को लिखिए। किसी दुधारू गाय या भैंस के लक्षणों के बारे में लिखिए। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा वहां पे? किसी दुधारू गाय या दुधारू भैंस के। अब यहाँ क्या दिक्कत हो जाती? जैसे वहां क्वेश्चन लिख के आ जाता है कि दुधारू भैंस के लक्षणों को लिखिए, तो यही लक्षण लिख देना है। जहां जहां गाय मिलेगा वहां वहां भैंस लिख देना है। ठीक है, या दुधारू गाय के लक्षण लिखिए, तो दुधारू गाय के बारे में लिखा ही हुआ है। तो बात करें कि दुधारू गाय के कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो बात करें पहला कि अधिक क्षमता वाला अयन हो, अर्थात यह काफी लंबा चौड़ा व गहरा
हो। जो भी दुधारू पशु हो, उसका ऐन कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए और गहरा होना चाहिए। देखो इस डायग्राम में दिख रहा है, जो पिक्चर लगी हुई है, इसका ऐन कैसा दिख रहा है? लंबा, चौड़ा एवं गहराई में बड़ा आकार का दिख रहा है। तो ऐन कैसा होना चाहिए? दुधारू गाय या दुधारू भैंस का ऐन कैसा होना चाहिए? एक ऐन अर्थात अधिक क्षमता वाला होना चाहिए, मतलब अधिक दूध देने वाला या अधिक क्षमता वाला, जिसमें अधिक दूध स्टोरेज हो सके, अर्थात यह काफी लंबा, चौड़ा व गहरा होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है? अयन का लगाव आगे व पीछे की ओर खूब हो। जब देखो जो दुधारू पशु होते हैं ना, दूध देने वाले पशु होते हैं, तो जो ऐन का आकार होता है बड़ा होता है, मतलब उभरा हुआ होता है और बाहर दिखाई देता है। तो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो ऐन का लगाव है, मतलब ऐन जो दिखाई देता है, वह कैसा होना चाहिए? आगे से पीछे की ओर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो ऐन दिख रहा है, पीछे की ओर दिख रहा है और एक आगे की ओर भी दिख रहा है। तो ऐन कैसा, ऐन का आकार कैसा होना चाहिए? आगे या पीछे की ओर, सॉरी, ऐन का लगाव आगे या पीछे की ओर खूब होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है? दुग्ध सिराएं। अगला पॉइंट क्या है? दुग्ध सिराएं स्पष्ट, उभरी, लंबी व टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए। जो पशु की दुग्ध सिराएं हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रही है एक पतली सी दुग्ध सिराएं, मोटी सी, ठीक है। ये इस तरह की पूरे शरीर में पाई जाती है, ठीक है, बॉडी में। तो ये जो दुग्ध सिराएं हैं, ये क्या होना चाहिए? स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, उभरी हुई होना चाहिए, मतलब बाहर दिखना चाहिए और टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए। जिस पशु में ऐन के पास जितनी दुग्ध सेराएं दिखेंगी, समझ लेना कि वह अधिक मिल्क प्रोडक्शन वाला पशु है। क्या है? अधिक मिल्क प्रोडक्शन वाला पशु है। तो दूसरा पॉइंट क्या बनता, तीसरा पॉइंट क्या बनता है? दुग्ध सिराएं स्पष्ट, उभरी, लंबी व टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है? समान दूरी पर वर्गाकार स्थिति में हो, इनका समान आकार हो, थनों में गांठें एवं दोष ना हो। समान दूरी पर वर्गाकार स्थिति में हो, ठीक है। जो अयन है, क्या, जो अयन है वह समान दूरी पर होना चाहिए, स्थिति में होना चाहिए और इनका समान आकार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एक चीज लिख लेना, आगे थन, ठीक है, आगे क्या लिख लेना? थन। तो थन समान दूरी पर वर्गाकार स्थिति में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जो उसके थन होते हैं वो समान दूरी पर होना चाहिए और वर्गाकार स्थिति में होना चाहिए, वह इनका समान आकार हो, मतलब यह समान लंबाई के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई थन छोटा है और कोई थन बड़ा है, कोई थन मोटा है, कोई थन पतला है। तो यह होना चाहिए, ठीक है। और क्या है? थनों में गांठे एवं दोष नहीं होना चाहिए। जो हमारे थन हैं उसमें किसी प्रकार की गांठें नहीं होना चाहिए। तो अगला पॉइंट समझ में आया क्या? बात करते हैं अगले पॉइंट की। अयन की खाल चिकनी, मुलायम व लचीली होना चाहिए। अयन की खाल कैसी होना चाहिए? चिकनी होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए व लचीली होना चाहिए। तो वही पशु क्या है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छा माना जाता है। यदि कोई पशु खरीदता है तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। यदि पशु देखने जाते हो, पशु खरीदते हो, तो इन पॉइंटों को यदि पता है तो एक आप क्या कर सकते हैं? अच्छे पशु, अच्छे दुग्ध उत्पादन वाले पशु को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह सिलेक्शन करने में आसानी होगी। बात करें अगले पॉइंट की। तो थन क्या होना चाहिए? चिकने, मुलायम व लचीले होना चाहिए, जिससे मिल्क प्रोडक्शंस में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। समझ में आया क्या? दुधारू गाय के लक्षण या दुधारू भैंस के लक्षण समझ में आ रहे हैं ना? अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है? देखो देखो अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है? उत्तम पशु के चयन करता, यहां पे करता, ठीक है, यहां पे सही कर लेना थोड़ा सा।
उत्तम पशु चयनकर्ता के लक्षण लिखिए। उत्तम पशु चयनकर्ता, यहाँ पे के हटा देना। उत्तम पशु चयनकर्ता के लक्षण लिखिए। जो उत्तम पशु चयन करता है, जो व्यक्ति है, उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। ठीक है, क्या कौन से गुण होना चाहिए। जो उत्तम पशु है, जो उत्तम पशु को चयन करता है, सिलेक्ट करता है, तो उस चयनकर्ता में कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो उत्तम पशु चयनकर्ता के लक्षण लिखिए या गुणों के बारे में समझाइए। किस तरह पूछ दे, या उत्तम पशु चयनकर्ता के लक्षणों के बारे में लिखिए या उत्तम पशु चयनकर्ता के गुणों के बारे में समझाइए। तो लिख सकते हैं। देखो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। बात करें पहले पॉइंट की, तो चयनकर्ता को उद्देश्य उद्देश्य विशिष्ट गुणों की स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। जो चयन करता है उसको उद्देश्य के विशिष्ट गुणों की जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चयनकर्ता को उद्देश्य विशिष्ट गुणों की स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसे पशु के आंतरिक एवं बाहरी रचना का ज्ञान होना चाहिए। जो चयन करता है उसे पशु के आंतरिक और बाहरी गुणों या रचना के बारे में ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रहे हैं क्या। पहला पॉइंट क्या है, चयनकर्ता को उद्देश्य विशिष्ट गुणों की स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, आंतरिक एवं बाहरिक रचना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो चयन करता है, व्यक्ति है, वह कैसा होना चाहिए, आंतरिक एवं बाहरी रचना का उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, वांछनीय एवं अवांछनीय गुणों के परख की योग्यता होनी चाहिए। जो पशु में वांछनीय गुण हैं और अवांछनीय गुण हैं, उसकी परख होनी चाहिए। किसको, चयन कर्ता को। जो सिलेक्टिव व्यक्ति है, जो चयन करता है, उसको किसकी जानकारी होनी चाहिए, वांछनीय एवं अवांछनीय गुणों के परख की योग्यता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो पशु नस्ल की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। जो सिलेक्टिव व्यक्ति है, चयन करता है, उसे पशु नस्ल के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, अपने कार्य में पूर्ण रुचि होना चाहिए। जो चयन करता है उसको उस कार्य में रुचि होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका मन ही नहीं लगता और वो कार्य जबरदस्ती कर रहा है, तो वह उस कार्य को अच्छे से नहीं करेगा। करेगा क्या, आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करते हैं, आपका मन ना हो, मोबाइल बगल से रखा हो, यदि इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो आपका पढ़ने में एक भी मन नहीं लगेगा। तो आपको जो पढ़ने बैठे हो वो भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह चयनकर्ता का भी है। चयनकर्ता का क्या होना चाहिए, अपने कार्य में पूर्ण रुचि होना चाहिए। जिस भी कार्य को कर रहा है उसमें उसका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, तो अनुभवी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया नया कोई है और वो आपको बता रहा है या पशुओं को सिलेक्ट कर रहा है तो उसे नॉलेज नहीं होगा उतना। लेकिन अनुभवी मतलब 2-4 साल से उसी काम को कर रहा है तो वह क्या होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। जो चयन करता है उसको अनुभवी होना चाहिए। अगला पॉइंट, चयनकर्ता को अपने निर्णय में दृढ़ होना चाहिए। जो सिलेक्टिव पर्सन है, चयन करता है, उसको अपने निर्णय के प्रति क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ का मतलब, जैसे उसने कुछ निर्णय ले लिया तो उसी निर्णय को मानना चाहिए या निर्णय लेने में तैयार होना चाहिए। तो वह जो निर्णय ले रहा है वह निर्णय उसका सही है, इसी में उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो जो चयन करता है, अपने चयनकर्ता को अपने निर्णय में क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। ठीक, जैसे आप सोचते हैं कि मैं आज 12 बजे रात तक इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, तो मतलब आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना ही है 12 बजे तक। तो मतलब आपका यह दृढ़ निश्चय है और उसमें दृढ़ होना
चाहिए। ठीक, समझ में आए क्या? उत्तम पशु चयनकर्ता के लक्षण या गुणों को लिखिए। वहां क्वेश्चन बन सकता है उत्तम पशु चयनकर्ता के लक्षणों को लिखिए या उत्तम पशु चयनकर्ता के गुणों के बारे में बताइए। तो आप लिख सकते हैं ना, यस या नो लिख सकते हैं ना। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की। ठीक है, लेकिन बस आपसे एक काम है, आप क्या करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, हम आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइड बनाते हैं, 2 से 3 4 घंटे स्लाइड बनाने में लगते हैं, फिर आपके लिए 1 घंटे या आधा घंटे की जो भी क्लास लेते हैं, फिर इतना टाइम देते हैं आपके लिए। आप क्या अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते? ठीक है, तो ऐसा नहीं करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो आगे कौन सा है, देखो पॉइंट, गर्भवती गाय के लक्षणों के बारे में समझाइए। किसके बारे में? गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए या गर्भवती गाय के लक्षणों को समझाइए। क्या क्वेश्चन बन सकता है वहां पे? गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए या गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षणों के बारे में समझाइए। समझ में आ रहा है क्या? वहां क्वेश्चन कैसे बन सकता है? गर्भवती गाय के लक्षणों को लिखिए या गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षणों को समझाइए। बात करें, देखो, तो किस तरह लिखेंगे? गर्भवती गाय के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, ये तो लिखना भी मत भूलना। ठीक है, इस तरह एक सजावट से लिखते हो ना, जब कोई कॉपी चेक करता है तो इस तरह कॉपी को सजा दो, जैसे घर सजाते हो ना, बर्थडे है या शादी फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन है, तो आप अच्छे से घर को सजाते, क्यों? क्योंकि आपको दूसरे को अच्छा लगे। अच्छा क्यों लगे? तो दूसरे लोग बोलेंगे कि यार उसका घर कितना अच्छा है। तो उसी तरह आप क्या करो, जब आप कॉपी लिखते हो ना, तो उसको एक अच्छे से सजा दो। ऐसा नहीं कि उसमें पेंटिंग बना देना, किसी लड़के की बना दिया, किसी लड़की की बना दिया, किसी फ्लावर की बना दिया, ये नहीं करना। ठीक है, लिखने में उसमें करना है। ठीक है, तो किस तरह उसको सजा सकते हो कि गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। देखो, आज मैं लिखने के बारे में बता देता हूं। जैसे गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण लिखिए, वहां क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया? गर्भवती गाय के लक्षणों के बारे में लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें हेडिंग बनाना है, गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण। क्या लिखना है? गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण। वहां मैंने हेडिंग बनाया, हेडिंग के नीचे जस्ट क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। अब उसके आगे लिख देना है कि गर्भवती गाय के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। उसके आगे क्या लिख देना है? कि गर्भवती गाय के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अब यहां से पॉइंट टू पॉइंट आगे से लिखना स्टार्ट कर देना है। बात करें पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या है? गाय का ऋतुकाल बंद हो जाता है। चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, दोनों के लिए बराबर चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है गाय के लिए क्वेश्चन अलग है और भैंस के लिए क्वेश्चन अलग है। शायद वहां उन्होंने गर्भवती गाय को छोड़कर गर्भवती भैंस बोल दिया, तो यही लक्षण जाएंगे, यही पॉइंट जाएंगे। केवल आपको गाय की जगह भैंस चेंज कर देना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गाय है भैंस है और पॉइंट आप गाय की ही लिख रहे हैं, मतलब जहां गाय है वहां गाय ही लिख दिया, तो ये गलत है। ठीक है, तो जहां गाय है वहां गाय को हटा के भैंस को शिफ्ट कर देना है और उसी तरह सेम टू सेम डिट्टो लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? बात करें, तो गाय या भैंस का जो ऋतुकाल होता है, यहाँ गाय की बात की गई तो गाय के ही बारे में बात करते हैं। तो गाय का ऋतुकाल बंद हो जाता है। जो महीने में उनका ऋतुकाल होता है वह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो गाय का ऋतुकाल कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 21 दिन का, 21 डेज का होता है। भैंस में भी कितने दिन का होता है? 21 डेज का होता है। समझ में आया क्या? गाय का ऋतुकाल कितने दिन का होता है? ठीक है, कितने दिन का? 21 दिन। या भैंस का भी 21 दिन का होता है। तो गर्भवती गाय में क्या होता है? ऋतुकाल बंद हो जाता है। क्या होता है? ऋतुकाल बंद हो जाता है।
बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है? गर्भवती गाय के पेट का आकार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। क्या होता है? गर्भवती गाय के पेट का आकार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और क्या हो जाता है? उसके शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। अब आप बताओ जब पेट का आकार बढ़ेगा, तो वजन भी बढ़ेगा ना पशु का, बढ़ता है या नहीं? बढ़ता है ना? तो जिस तरह तो क्या होता है पशु का सॉरी पेट धीरे-धीरे बढ़ने लगता है तथा पशु का वजन भी बढ़ जाता है। समझ में आए 2 पॉइंट। बात करें अगले पॉइंट की, तो गाय का स्वभाव क्या हो जाता है? शांत स्वभाव की हो जाती है और वह एकांत रहना पसंद करती है। गाय का स्वभाव क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। मतलब किसी पशु को, नर पशु है या वो है, उसको पास नहीं आने देती, बिल्कुल शांत स्वभाव की हो जाती है, नॉर्मल रहने लगती है, ठीक है? तो वह क्या हो जाता है? गर्भवती गाय के लक्षण होते हैं। तो गाय का कैसा हो जाता है? गाय शांत स्वभाव की हो जाती है और वह एकांत रहना पसंद करती है, ठीक है? ज्यादा पशुओं को अपने आसपास आने नहीं देती है। और अगला देखो पॉइंट वही है, सांड पशु को अपने पास नहीं आने देती है। जो मेल बुल है, सांड पशु है, उसको क्या करती है? अपने पास नहीं आने देती है। अगले कैरेक्टर्स की बात करें, अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है? लगभग 5 माह बाद लगभग 5 माह बाद गर्भवती गाय का अयन अधिक विकसित हो जाता है। यह धीरे-धीरे विकसित होने लगता है, अधिक विकसित होने लगता है। 5 महीने बाद क्या होता है? गाय या भैंस का जो अयन है, वो क्या होता है? विकसित होने लगता है। अगले पॉइंट की बात करें, तो 7 माह बाद योनि आकार में बढ़ना प्रारंभ कर देती है। क्या हो जाती है? 7 माह बाद योनि के आकार में वृद्धि हो जाती है, बाद में लटकने लगती है और क्या हो जाती है? लास्ट टाइम पे क्या हो जाता है? लटकने लगती है। तो क्या होता है? पशुओं के जो योनि है, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है कब? 7 महीने बाद और यह क्या हो जाती है? कुछ समय बाद नीचे की ओर लटकने लगती है। तो यह क्या हो गए? गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षण हो गए। ठीक है? और भी कुछ पॉइंट जोड़ना चाहते हो कि 5 महीने बाद यदि पशु के पेट के पास कान लगा के सुने तो बच्चे की धड़कन सुनाई देने लगती है, ठीक है? और 6 से 7 महीने बाद बच्चे का हिलना-डुलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आगे भी पॉइंट लिख सकते हो। आई होप कि आपको गर्भवती लक्षणों के बारे में समझ में आ गया होगा। आया है क्या? गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षणों के बारे में लिखिए। तो गर्भवती गाय के प्रमुख लक्षणों को समझ गए हैं क्या? बात करें आगे, ठीक है? बात करते हैं आगे। ठीक है, कमेंट में ज़रूर देखो, एक बात और आपसे कहनी है, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि सर इस वाले मुझे टॉपिक में दिक्कत हो रही है, ये वाला टॉपिक लेके आइए। कन्फर्म है कि हम उसी टॉपिक को पहले करवाएँगे। क्या करवाएँगे? उसी टॉपिक को पहले करवाएँगे। और आपके लिए एक बात कि देखो जो ऑब्जेक्टिव वाले टॉपिक हैं, कोई पता नहीं है कि किस यूनिट से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, किस यूनिट से थ्योरी आ रही है। तो हम केवल थ्योरी करवा रहे हैं, आप केवल ऑब्जेक्टिव जिनसे ज़्यादा अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उन वाले टॉपिक को आप देख लेना, ठीक है? हम केवल थ्योरी और ऐसे क्वेश्चन करवाएँगे ताकि आपको पेपर में आसानी से मिल सकें और ये पक्का है, फुल गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन लाते हैं, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला क्या है? ऋतुमयी गाय के लक्षणों के बारे में लिखिए। किसके बारे में? ऋतुमयी गाय के लक्षणों के बारे में लिखिए। किसके बारे में? वहां क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऋतुमयी गाय है, उसके लक्षणों के बारे में लिखिए। किसके बारे में? ऋतुमयी गाय के लक्षणों को समझाइए या लक्षणों के बारे में लिखिए, कुछ भी आ सकता है। तो बात करें पहले पॉइंट की, तो गाय बेचैन रहती है ना, जैसे आपसे किसी से बात ना हो, आपका फेवरेट पर्सन है कोई, ठीक है? उसको मैं कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है? तो गाय का जैसे आपका कोई फेवरेट पर्सन है, उससे बात ना हो, तो आप भी बेचैन रहोगे। अरे यार भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, खाना नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या रहने लगे? बेचैन रहने लगे। या घर वालों ने पहले आप मोबाइल बहुत चलाते थे,
पबजी खेलते थे दिन रात। घर वालों ने सोचा बेटा तो बिगड़ रहा है। क्या हो रहा है? बेटा तो बिगड़ रहा है। अब क्या किया? आपका मोबाइल छिपा लिया, तो आपका मन ही नहीं लग रहा है। किसके बिगड़? मोबाइल के बिगड़। ठीक है। तो इसी तरह गाय का क्या है, जो ऋतुमयी गाय होती है वो क्या होने लगती है? गाय बेचैन रहती है। ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट क्या है? गाय बार बार पेशाब करती है। गाय क्या करती है? पहला पॉइंट क्या है? गाय बेचैन रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है? गाय बार बार पेशाब करती है। इन कैरेक्टर्स को, इन पॉइंटों या कैरेक्टर्स, उसके लक्षणों को देखकर आपको पता हो जाना चाहिए कि आपका पशु जो गाय है या भैंस है वह क्या है? ऋतुमयी है। ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, तो सांड को देखकर, अगला पॉइंट क्या है? सांड को देखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। जो मेल पशु है, सांड है, मेल बुल है, उसको देखकर क्या करती है गाय? चुपचाप शांति स्वभाव से खड़ी हो जाती है। समझ में आया क्या? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है गाय बेचैन रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है? गाय बार बार पेशाब करती है। तीसरा पॉइंट क्या है? सांड को देखकर गाय चुपचाप खड़ी हो जाती है। बात करें अगले अगले पॉइंट की, गाय खाना बंद कर देती है। जो ऋतुमयी गाय होती है वह खाना पीना बंद कर देती है। ठीक है। जिससे हमारा क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। यदि खाए पिएगी ही नहीं तो मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होगा? ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि 400 लीटर ब्लड जाके छनता है, तब जाके 1 लीटर मिल्क का बनता है। 400 लीटर ब्लड छनता है, जब जाके 1 लीटर दूध बनता है। ठीक है। तो यदि पशु खाना पीना ही बंद कर देगा तो दूध उसमें कहां से निकलेगा? तो पशु क्या करता है? अगला पॉइंट है, जो ऋतुमयी गाय है वह क्या करती है? खाना पीना बंद कर देती है। अगला क्या है? अगला पॉइंट क्या है? योनि से गाढ़ा पीला तरल या पानी जैसा पदार्थ निकलने लगता है। क्या है अगला पॉइंट? योनि से गाढ़ा पीला या तरल पदार्थ निकलने लगता है। अगला पॉइंट क्या है? योनि कुछ फूल जाती है व उसका रंग क्या हो जाता है? योनि कुछ फूल जाती है व उसका रंग लाल दिखाई देता है। क्या होता है अगला पॉइंट? योनि कुछ फूल जाती है व उसका रंग लाल दिखाई देता है। तो समझ में आया क्या? ऋतुमयी गाय के लक्षणों के बारे में लिखिए। ये जो 6 पॉइंट हैं आप कॉपी में लिख सकते हैं ना डिट्टो? ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बात करें आगे। ओके, देखते हैं आगे। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, देखो। ठीक है। जो भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे, उनको अच्छे से पढ़ लेना, एक कॉपी में नोट कर लेना। आपके ज्यादा दिन नहीं एग्जाम के बचे हुए हैं। लगभग मान के चलो आज 24 है, 24 6 30। ठीक है। वही 6 7 दिन, मतलब 10 11 12 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी वो मटेरियल है उनको कॉपी में नोट कर लिया करो। एक बार जब एग्जाम, वन नाइट और वन फाइट, ठीक है, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम हो उस दिन एक बार जरूर जल्दी से उसको देख लेना। आसानी से आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है। तो आपके लिए अब बात करते हैं एक इंफॉर्मेशंस के बारे में। ठीक है। वो इंफॉर्मेशंस क्या है? जिन भी स्टूडेंटों का सपना है कि मैं आगे की पढ़ाई एक अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशंस है। तो अभी देखो 12th के आपके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम होने वाले हैं, सॉरी। तो जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ बैच चलाए जाएंगे। कौन कौन से? देखो कौन कौन से कोर्सों के लिए बैच चलेंगे। तो पहला है हमारा पीएटी। पहला हमारा क्या है? पीएटी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसे क्या कहते हैं? प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कहते हैं। तो किन किन के लिए क्रैश कोर्स चलने वाले हैं? पीएटी, पीएटी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगला BHU,
बनारस हिंद यूनिवर्सिटी, इनके सबके क्रैश कोर्स चलने वाले हैं। कब से? 7 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, तो आप भी अपनी सीट क्या कर सकते हो? कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ सीटें सीमित हैं। अब बात करते हैं आगे, तो यह बैच कैसे रहेंगे? यह बैच हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाले हैं। कैसे? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। और ये जो क्लासेस चलेंगी, पीएटी की है, आईसीआर की है, सीयूटी की है, बीएचयू की है, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं, यूपी में भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी बैच हैं ये आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, घर वाले नहीं भेज पाते हैं, ठीक है, तो वो अपना घर में ही रहकर क्या कर सकते हैं? अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या क्या मिलेगा इससे? आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीटली मिलेगा, ठीक है, जो भी आपका हिंदी या इंग्लिश से जो भी रहेगा, ठीक है, और कम फीस में आपको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंटों का सपना है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और अच्छे कॉलेजेस से करूं, तो वो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो, ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना कि सर फीस कितनी रहने वाली है, और बैच जो इंग्लिश हिंदी मीडियम से हैं उसका मटेरियल कैसे मिलेगा, कैसा क्या, आप इस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।